तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्मृति, यानी कि मेमोरी। ये मेमोरी होती क्या है, ये किस प्रकार से काम करती है और हमें यानी कि मानव को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करने में किस प्रकार से मदद करती है। ठीक है, तो ये मेमोरी जो होती है बड़े ही कमाल की चीज है मनुष्य के ह्यूमन ब्रेन के अंदर। यह मेमोरी हमारे बीते हुए कल को या फिर हमारे बिताए हुए उन लम्हों को एकत्रित करके वो डाटा जो है एकत्र करके रखती है, जो हमें फिर से यानी कि वापस जो है उपयोग में लाने में मदद करती है। यानी कि हम रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हम किसी के रिलेशनशिप में होते हैं और वह हमें बाद में धोखा दे जाता है, तो हमें उन सब चीजों के बारे में याद आता है जो हम उस इंसान के बिताए हुए पलों को वापस फिर से अपनी मेमोरी के माध्यम से रिकॉल करते हैं उन सब चीजों को। जैसे माँ बाप के साथ बिताए हुए पल, बहन के साथ बिताए हुए पल, अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पल और अपने जीवन साथी के साथ बिताए हुए पल। और यदि कोई इंसान रिलेशनशिप में रहता है और रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई इंसान उसे धोखा दे जाता है, यानी कि उसकी जीएफ होती है या उसका बीएफ होता है, उसको धोखा दे जाता है और वह जब उसकी यादों को याद करके वह रोता रहता है, परेशान होता रहता है कि काश एक बार उससे मुलाकात हो जाए, एक बार उससे बात हो जाए। तो यह सब जो है हमारी स्मृति के अंदर फीड रहता है, ये सब डाटा। यानी कि इस स्मृति जो है हमारे डेटा को संग्रहित करके रखती है। ठीक है, जो हमारे सीखे हुए अनुभव जो होते हैं उसको सीधे उपयोग में लाने की प्रक्रिया जो होती है स्मृति कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मृति। शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्मृति यानी मेमोरी। ये मेमोरी होती क्या है? जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय की सहायता से अपने वातावरण में मौजूद विभिन्न उद्दीपकों को ग्रहण करता है। ये उद्दीपक तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में मौजूद संबंधित केंद्रों तक पहुंच जाते हैं, जहां इनकी छाप बन जाती है। ठीक है, ये उद्दीपक कुछ समय तक तो अपने व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं, इसके बाद अचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। अचेतन मन में मौजूद इन संग्रहित उद्दीपकों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे हुए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रहित करके रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों अथवा अनुभवों को चेतन मन में लाने वाली मानसिक क्रिया ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो मनुष्य ज्ञानेंद्रिय की सहायता से अपने वातावरण में मनुष्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अपने वातावरण में मौजूद विभिन्न विभिन्न उद्दीपकों को ग्रहण करता है। विभिन्न उद्दीपकों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, ये उद्दीपक जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में ये उद्दीपक तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क
मस्तिष्क में मौजूद संबंधित केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क में मौजूद संबंधित केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं जहां इनकी छाप बन जाती है। जहां इनकी क्या बन जाती है, छाप बन जाती है। यह उद्दीपक कुछ समय तक तो व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं। ये उद्दीपक कुछ समय तक तो व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं। व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं, तत्पश्चात अचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। तत्पश्चात व्यक्ति के अचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। अचेतन मन में मौजूद इन संग्रहित उद्दीपकों को अचेतन मन में मौजूद इन उद्दीपकों को अचेतन मन में मौजूद इन संग्रहित उद्दीपकों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही स्मृति यानी मेमोरी कहलाती है। ठीक है। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अपने वातावरण में मौजूद विभिन्न उद्दीपकों को ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब वातावरण में जो मौजूद विभिन्न उद्दीपक है यानी कि अनेक प्रकार के स्टिमुलस, ठीक है, उनको ग्रहण करता है। ये उद्दीपक तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में मौजूद संबंधित केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। तंत्रिका आवेगों के रूप में, ठीक है, पहुंच जाते हैं, केंद्रों तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी छाप बन जाती है। ये उद्दीपक कुछ समय तक तो व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं। कुछ समय तक तो व्यक्ति के चेतन मन में रहते हैं, उसके बाद व्यक्ति के अचेतन मन में जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अचेतन मन में मौजूद इन संग्रहित उद्दीपकों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं जो अनेक वैज्ञानिकों ने दी है वो हम देख लेते हैं इसके बाद में। ठीक है, स्मृति की परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। एक वैज्ञानिक है वुडवर्थ, उसके अनुसार, वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है तो देख लेते हैं। सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। सीखे हुए अनुभवों को
सीधे उपयोग में लाना लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मृति। सीखे हुए अनुभव को सीधे उपयोग में लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ what is learning. मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्निंग। ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक है स्टाउट के अनुसार, स्टाउट नाम का वैज्ञानिक है, उसके अनुसार, स्टाउट के अनुसार इसने क्या दी है परिभाषा? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति क्या है? एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, जिसमें अतीत काल में अनुभव, अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं, उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं, जैसे वे पहले हुए थे, स्मृति क्या है? एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल में अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। स्टाउट के अनुसार ये दूसरी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद तीसरी परिभाषा है वो है आइजेनक के अनुसार। आइजेनक नाम का एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार, आइजेनक के अनुसार स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रियाओं अनुभव धारण से सूचना एकत्रित करता है। अनुभव धारण से सूचना एकत्रित करता है। अनुभव धारण से सूचना एकत्रित करता है। फिर उस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं के उन सूचनाओं को विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में
उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। पुनरुत्पादित करता है। चौथा पॉइंट यह है लेहमैन एवं बिटरफील्ड के अनुसार। लेहमैन एवं बिटरफील्ड लेहमैन एवं बिटरफील्ड के अनुसार विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही संपोषित करके रखना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। करके रखना ही स्मृति है। विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। यह लेहमैन एवं बिटरफील्ड के अनुसार यह परिभाषा है। ठीक है, जैसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि स्मृति जो है वह मानसिक प्रक्रिया होती है, वह मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा हम सीखी हुई बातों, अनुभवों और जानकारियों को संचित रखते हैं, याद रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं। उसे ही हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है परिभाषाएं हो गई है। अब इसके बाद में आती है स्मृति की मुख्य प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस ऑफ मेमोरी स्मृति की मुख्य प्रक्रियाएं। स्मृति की मुख्य प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसकी मुख्य जो है 4 प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, पहला जो होता है सीखना यानी कि अर्जन करना, लर्निंग एंड कोडिंग। पहला होता है सीखना। पहला क्या होता है? सीखना। इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा अर्जन करना, किसी चीज को अर्जन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको लर्निंग या एनकोडिंग। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है संग्रहण या धारण। संग्रहण या धारण यानी कि स्टोरेज या रिटेंशन। थर्ड नंबर पे आता है पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल। पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल। 4 पॉइंट आता है पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, स्मृति की जो मुख्य प्रक्रियाएं होती है ना, जो मेन प्रोसेस होता है वो इनसे होता है। यानी कि हमारी जो स्मृति की जो कैपेबिलिटी है वो किस से बढ़ा सकते हैं हम। योग्यता जो है मतलब बुद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सीख करके, अर्जन करके, यानी कि लर्निंग एंड कोडिंग के माध्यम से संग्रहण करके, जैसे डाटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्वेशन करके किसी इंसान को। ठीक है, पुनः स्मरण, रिकॉल करना, यानी कि हम किसी चीज को या फिर हम किसी घटना को भूल जाते हैं तो हम हमारे दिमाग पर लोड डालकर पिछली जो बातों को है रिकॉल करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है पुनः स्मरण या रिकॉल करना। पहचान, रिकॉग्नाइजेशन।
इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान करना यह पहचान के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वस्तु वगैरह हो या कोई प्लेस हो। इसके बाद में जो है इसका पहला पॉइंट आता है सीखना या अर्जन करना। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है सीखना या अर्जन करना। ठीक है, इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, सीखना या अर्जन करना। तो इसमें क्या है, सीखना या अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। सीखना या अर्जन करना, सीखना या अर्जन करना स्मृति की प्रथम अवस्था है। प्रथम क्या है, अवस्था है। ठीक है, सीखना या अर्जन करना स्मृति की प्रथम अवस्था है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, सीखे गए उद्दीपक कूट संकेतक द्वारा, सीखे गए उद्दीपक कूट संकेतन द्वारा सीखे गए उद्दीपक कूट संकेतन द्वारा स्मृति चिन्हों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। स्मृति चिन्हों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। स्मृति के चिन्हों के रूप में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, कूट संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त कूट संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त कूट संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त भौतिक सूचनाओं का अनुवाद कर उन्हें स्मृति चिन्हों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, स्मृति का अच्छा या खराब होना सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। स्मृति का अच्छा या खराब होना सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है। व्यक्ति यदि किसी विषय को अच्छे ढंग से सीखता है, किसी विषय को अच्छे ढंग से सीखता है, अच्छे ढंग से क्या करता है, सीखता है, तो उसकी स्मृति भी अच्छी होती है। उसकी स्मृति भी क्या होती है,
उसकी स्मृति भी अच्छी होती है। व्यक्ति द्वारा सीखी गई बातों के स्मृति चिन्ह, व्यक्ति द्वारा सीखी गई बातों की स्मृति चिन्ह, बातों के स्मृति चिन्ह उसके मस्तिष्क में जाकर संकलित हो जाते हैं। उसके मस्तिष्क में जाकर संकलित उसके मस्तिष्क में जाकर क्या हो जाते हैं, संकलित हो जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करता लेता है। जिन्हें व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर, जिन्हें व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण कर लेता है, पुनः क्या कर लेता है, स्मरण कर लेता है। ठीक है, तो ये पहला जो है स्मृति की मुख्य प्रक्रिया में पहला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है संग्रहण यानी कि धारण, स्टोरेज। सेकंड नंबर संग्रहण या संग्रहण या धारण यानी कि स्टोरेज या रिटेंशन। इसमें क्या होता है, यह स्मृति की द्वितीय अवस्था होती है। यह क्या होती है, स्मृति की द्वितीय अवस्था, यह स्मृति की द्वितीय अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति प्रथम अवस्था में सीखी गई बातों को, जिसमें व्यक्ति प्रथम अवस्था में सीखी गई, प्रथम अवस्था में सीखी गई बातों को, प्रथम अवस्था में सीखी गई बातों को स्मृति चिन्हों के रूप में, स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में संकलित करके रखता है। मस्तिष्क में संकलित करके रखता है, मस्तिष्क में संकलित करके रखता है। इन स्मृति चिन्हों का संकलन, इन स्मृति चिन्हों का संकलन, इन स्मृति चिन्हों का संकलन स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है। स्थायी अथवा अस्थायी, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी संकलन कई वर्षों तक मस्तिष्क में रहता है। स्थायी जो संकलन होता है वो कई वर्षों तक मस्तिष्क में रहता है। स्थायी संकलन कई वर्षों तक मस्तिष्क में रहता है। कई वर्षों तक कहाँ रहता है, मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, जबकि अस्थायी संकलन, जबकि अस्थायी
संकलन, जबकि अस्थायी संकलन की अवधि कम होती है। जबकि अस्थायी संकलन की अवधि क्या होती है? कम होती है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बालकों की धारण क्षमता अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि बालकों की धारण क्षमता यानी कि संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। तथा 35 वर्ष की आयु के पश्चात तथा 35 वर्ष की आयु के पश्चात 35 वर्ष की आयु के पश्चात यह क्षीण होने लगती है। क्षीण का मतलब नष्ट होने लगती है। ये क्षीण होने लगती है। ये क्या होने लगती है? क्षीण होने लगती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब सीखी हुई सामग्री के मस्तिष्क में संकलित स्मृति चिन्ह समाप्त या क्षीण होने लगते हैं। संकलित स्मृति चिन्ह समाप्त या क्षीण होने लगते हैं। तो धारण भी समाप्त या क्षीण हो जाता है। तो धारण भी समाप्त या क्षीण हो जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बालकों की धारण क्षमता अधिक होती है। बालक जो है वो ज्यादा सीखते हैं। ठीक है। उनमें जो है स्टोरेज करने की कैपेसिटी जो है ज्यादा होती है। ठीक है। तथा 35 वर्ष की आयु के पश्चात यह क्षीण होने लगती है। 35 वर्ष के बाद धीरे धीरे जो धारण करने की क्षमता होती है वो नष्ट होने लगती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब सीखी हुई सामग्री के मस्तिष्क में संकलित स्मृति चिन्ह समाप्त या क्षीण होने लगते हैं तो धारण क्षमता भी समाप्त या क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाता है। अब इसके बाद में आता है संग्रह को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर है जो संग्रह को प्रभावित करते हैं। संग्रह को प्रभावित करने वाले कारक, संग्रह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक है जो संग्रह को प्रभावित करते हैं। जो पहला कारक है सीखी गई सामग्री का स्वरूप। सीखी गई सामग्री का स्वरूप, यानी कि जो सामग्री सीखी गई है उसका स्वरूप कैसा है। यदि सीखी गई सामग्री सार्थक होती है, इसमें है यदि सीखी गई सामग्री सार्थक होती है, यदि सीखी गई सामग्री सार्थक होती है तो उसकी धारण क्षमता अधिक होती है। तो उसकी धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है। इसके विपरीत
इसके विपरीत निरर्थक सामग्री की धारण क्षमता, निरर्थक सामग्री की धारण क्षमता कम होती है। सेकंड पॉइंट है अभ्यास, नहीं सेकंड पॉइंट है सीखी जाने वाली सामग्री की प्रयोज्य के सामने उपस्थिति। सीखी जाने वाली सामग्री की प्रयोज्य के सामग्री की प्रयोज्य के सामने उपस्थिति, प्रयोज्य के सामने उपस्थिति। इसमें क्या है, यदि अधिगम सामग्री प्रयोज्य के सामने, यदि अधिगम सामग्री प्रयोज्य के सामने, प्रयोज्य के सामने अधिक समय तक उपस्थित रहती है, हमने अधिक समय तक उपस्थित रहती है तो उसका अधिगम शीघ्र होता है, तथा संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, तथा संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अभ्यास। अभ्यास में है अधिगम सामग्री का जितनी ज्यादा बार अभ्यास किया जाता है, अधिगम सामग्री का जितनी बार तो जितनी ज्यादा बार अभ्यास किया जाता है उसकी धारण क्षमता उतनी अधिक होती जाती है, उसकी धारण क्षमता उतनी ही अधिक होती, उसकी धारण क्षमता उतनी अधिक होती जाती है। इसके विपरीत बिना अभ्यास के, बिना अभ्यास के कुछ समय बाद सीखी गई सामग्री के स्मृति चिन्ह मस्तिष्क के लुप्त हो जाते हैं। स्मृति चिन्ह मस्तिष्क से लुप्त मस्तिष्क से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः स्मरण करना मुश्किल कार्य हो जाता है। मुश्किल कार्य हो जाता है। अब इसके बाद में आता है सीखने की विधि। इसका 4 पॉइंट आता है सीखने की विधि। 4 पॉइंट है सीखने की विधि।
सीखने की, इसमें क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अधिगम सामग्री को, व्यक्ति द्वारा अधिगम सामग्री को, व्यक्ति द्वारा अधिगम सामग्री को सीखने की विधि भी, सीखने की विधि भी धारण क्षमता प्रभावित करता है। सीखने की विधि भी धारण क्षमता को प्रभावित करता है। प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि निम्न स्थितियों में पूर्ण विधि द्वारा सीखी गई, पूर्ण विधि द्वारा सीखी गई बातों की धारण क्षमता अधिक होती है। बातों की धारण क्षमता अधिक, बातों की धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें जब व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो, क्षमता अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि निम्न स्थितियों में पूर्ण विधि द्वारा सीखी गई बातों की धारण क्षमता अधिक होती है। जैसे कि जब व्यक्ति बुद्धिमान हो, जब व्यक्ति क्या हो, जब व्यक्ति बुद्धिमान हो। सेकंड, जब अधिगम सामग्री सार्थक हो, जब अधिगम सामग्री क्या हो, सार्थक हो। जब अभ्यास की मात्रा अधिक हो, जब अभ्यास की मात्रा अधिक हो। इसके विपरीत अधिगम सामग्री के निरर्थक होने, इसके विपरीत अधिगम सामग्री निरर्थक होने तथा अभ्यास की मात्रा कम होने पर, कम होने पर खंड विधि अधिक श्रेष्ठ होती है। खंड विधि अधिक श्रेष्ठ होती है। ये चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है प्रयोज्य का ध्यान। पांचवा पॉइंट प्रयोज्य का ध्यान, यानी कि ध्यान पूर्वक सीखी गई विषय सामग्री की धारण क्षमता अधिक होती है। जिस विषय को व्यक्ति बिना ध्यान के सीखता है उसकी धारण क्षमता भी कम होती है। यानी कि जो व्यक्ति किसी विषय को बिना ध्यान के सीखता है, कोई अटेंशन नहीं लगाता है उस पर, तो उसकी धारण क्षमता भी कम होती है। ठीक है। प्रयोज्य की रुचि यानी कि इंटरेस्ट किस विषय में ले रहा है। सीखी गई विषय की धारण क्षमता सीखने वाले प्रयोज्य की रुचि पर निर्भर करती है।
अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि विषय सामग्री प्रयोज्य के लिए जितनी ज्यादा रुचिकर होती है उसका धारण भी उतना ही अधिक होता है। यानी कि कोई अगर जैसे मान लो कोई इंसान पियानो बजाता है और उसका इंटरेस्ट जग रहा है उस पियानो बजाने के लिए, तो वह उसकी जो सीखने की जो क्षमता है वो ज्यादा ज्यादा सीखेगा उस चीज को, यानी कि उसका इंटरेस्ट है बजाने में। ठीक है, तो उसका धारण भी उतना ही अधिक होता है। एवं अरुचिकर विषय सामग्री का धारण कम होता है, यानी कि अगर किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसकी धारण क्षमता भी कम होगी। लास्ट पॉइंट आता है वातावरण। शांतिपूर्ण, आरामदायक तथा सुखद वातावरण के सीखी गई बातों का धारण अधिक होता है। इसके विपरीत अशांत तथा दुखद वातावरण में सीखी गई बातों का धारण कम होता है। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है पुनर्स्मरण यानी कि रिकॉल। तो इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट जो टाइप आती है स्मृति प्रक्रियाओं में वो है पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।